पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पता होने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जब भी पैसों की बात होती है तो वो कंट्री की इकोनॉमी की बात होती है, ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर जो है मनी जो है फ्लो कैसे करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मनी का फ्लो हो रहा होता है। अब यहाँ पर इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो क्या कहलाएगी, फैसिलिटेट फ्लो ऑफ फंड्स इन इकोनॉमी। सिंपल, किसी भी इकोनॉमी में फंड्स, किसी भी तरह की अमाउंट ऑफ मनी हो, उसका फ्लोइंग चल रहा होता है। यानी आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, बैंक के पास नहीं है, वो वहाँ जाएंगे, बैंक के पैसे आपके पास आ रहे हैं, मतलब फ्लो चल रहा है। गवर्नमेंट भी आपसे ले रही है, गवर्नमेंट आपको दे रही है डिफरेंट वेज में। कंट्री के अंदर हाँ डेट ले रहे होता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से या डेवलपिंग कंट्रीज से, वो भी क्या, किसी भी तरह का फ्लो ऑफ फंड जो हो रहा होता है, फंड्स का आना जाना, इनफ्लो या आउटफ्लो, वो किसके थ्रू होता है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है। क्लियर। यहाँ वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग and other one is non-banking institutions. What are banking institutions? It includes commercial banks, it includes central bank, it includes cooperative banks, whatever type of commercial dealing in which bank is involved, this is called banking. सबसे पहले जैसे अभी ये कौन है, कार्तिक, इन्होंने पूछा RBI के बारे में बताओ। RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक कौन सा क्या कहलाएगा, माई बाप कहलाएगा, बड़ा, ठीक है ना। ये वो बैंक होता है हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, RBI हो या SBP हो, RBI या SBP या कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, उसका काम क्या होता है, सारे गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर क्या करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जनरली मैं बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, किसी भी कंट्री में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा होता है, यानी महंगाई बढ़ रही होती है, कमोडिटीज प्राइस बढ़ रहे होते हैं किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसको जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मतलब जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो महंगी हो जाती है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हर क्वार्टरली सेंट्रल बैंक, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या किसी और भी कंट्री का सेंट्रल बैंक हो, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, तो वो आपका कहलाता है स्टेट बैंक। और उसके मुताबिक आपकी सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, चाहे वो पॉलिसीज ऑपरेशन से रिलेटेड हो, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिसीज बैंकिंग लैंडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फैसिलिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की से रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग। यानी सेंट्रल बैंक क्या करता है, किसी भी कंट्री का वो गाइड करता है कंट्री को कि किस तरह से उसको अपने बैंक्स को हमें रन करना है, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक के अंडर कौन से बैंक्स आ गए, सेंट्रल बैंक के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ गई, लेकिन जो मेन है वो कौन से हैं, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो नॉर्मल बैंक होते हैं, जहाँ से हम सैलरीज विड्रॉ करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या करंट अकाउंट खुलवाते हैं या FDs खुलवाते हैं। सिंपल कमर्शियल डीलिंग जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड LCs LGs वगैरह, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी वगैरह भी ओपन होता है। इसके अलावा रेमिटेंसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें इंटर बैंक फंड ट्रांसफर भी इन्वॉल्व होते हैं, इंटर ब्रांच फंड ट्रांसफर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कमर्शियल बैंक जो है लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क होता है आफ्टर सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो आपकी अथॉरिटी हो गई, ठीक है, लेकिन जो है कमर्शियल बैंक क्या हैं, आपके कमर्शियल यूज के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। उसमें लैंडिंग भी आ गई, उसमें डिपॉजिट साइड भी आ गया। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, जो भी कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री होता है या जिनके बेसिक रिसोर्सेज वो होती हैं जिससे वो अर्न करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके उन बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर बैंक हो या कुछ भी, तो वो कहलाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। आप लोग अवेलेबल हैं। अभी हमने क्या देखा कि जो अथॉरिटी होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रल बैंक होती है, वो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक हो, ठीक है। इसकी तरह कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, वो भी इसी तरह के बैंक्स होते हैं, लेकिन वो सहूलियात देते हैं किसको, एग्रीकल्चर साइड को, किसी भी कंट्री के। उसके बाद होती है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होती हैं, अच्छी बात है मानूर, आर यू न्यू टू माई चैनल, मोटिवेशन फॉर मी, फीस तो कुछ है नहीं, तो यही है। वाह पूजा, कंपनीज क्या होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का अपना रूल होता है, वो क्या करती हैं। अच्छा, ये पहले नाम देखें फिर सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं,
माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट? ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आपको बता दिया कि तमाम बैंक्स के ऊपर सेंट्रल बैंक होता है। डियर, एकदम से मैं किसी स्पेसिफिक पेपर्स के बारे में कैसे पढ़ाऊं? अगर आपके पेपर्स में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप पढ़िए, और बाकी बैंकिंग एक जनरल टॉपिक है जो हर बंदे को आना चाहिए। तो आप कंटिन्यू रहें, आपको इंशाल्लाह अच्छी नॉलेज मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? इंश्योरेंस कंपनीज ये करती हैं कि जो उनके कस्टमर्स होते हैं वो उनको लाइफ यानी डेथ के बाद के बेनिफिट्स बताती हैं ज़्यादातर, और अगर नहीं भी तो जो नॉर्मली आप कम से कम 10 से 20% आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसमें 10 से 20 साल तक इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, 10 से 20 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद आपके साथ कमिटमेंट हो सकती है कि आपके पैसे डबल नहीं तो 30% से 40% तो आपको एडवांस मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। बाकी म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स बीच का एक सेक्शन है, यानी यहाँ पर क्वालिफाइड एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है म्यूचुअल फंड्स के अंडर आ रही है। उसमें क्या करते हैं, जिन लोगों के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होता है, यानी पैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड वालों को दे देते हैं, और अपने अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, यानी अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे आई एम नॉट अ रिस्क टेकिंग पर्सन, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसको पेपर साइड पर, मनी मार्केट साइड पर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगाने को कहूँगी। मेरा कोई काम नहीं है, उसमें टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर मेरा दिल चाहता है कि मुझे स्टॉक में भी जाना चाहिए, कुछ काम मुझे स्टॉक के लिए करना चाहिए, तो मैं स्टॉक में भी इन्वॉल्व हो सकती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? हमारे रिस्क एपिटाइट पर। बैंक कौन से होते हैं? जो इंडिविजुअल लेवल पर आपको फाइनेंसिंग की सहूलियत देते हैं। माइक्रो फाइनेंस, नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, बहुत स्मॉलेस्ट, और फाइनेंस मतलब फाइनेंसिंग की सहूलियत देने वाले। यानी अगर किसी को 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह की जो है फाइनेंसिंग की सहूलियत चाहिए होती है, तो आम बैंक के पास वो नहीं जाते, क्योंकि उनका क्राइटेरिया नहीं है। आम बैंक कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं, तो वो उनके पास नहीं जा रहे होते, वो कहाँ जाते हैं? माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन से होते हैं? जो म्यूचुअल फंड्स की तरह काम कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन से होते हैं? जो म्यूचुअल फंड्स की तरह काम कर रहे होते हैं, यानी आपने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को दे दिए, अब आपने वही डिस्कस किया उनके साथ अपना रिस्क एपिटाइट के बारे में ज़रा समझें। क्लियर है सबको? ठीक है, रिस्क लेने की ताकत कितनी है? लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। जो लोग ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखते, लो रिस्क कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका क्या होता है, वो किस में इन्वेस्ट करते हैं? वो करते हैं गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंश्योर्ड सिक्योरिटीज होती हैं, जिसमें कंफर्म होता है कि जो इतना प्रॉफिट मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, श्योरिटी वाली सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की बैक होती है जिस पर, वो कहलाती हैं। भाई जिसको कंफर्म नहीं है, जो ये सोच रहा है कि अभी तक जो चल रही है बात पैसों की या किसी चीज़ की, कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पास में इन्वेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? जो गवर्नमेंट इशू करती है, राइट? इसके अलावा मीडियम रिस्क क्या होती है? आपको पता है, हाई रिस्क और लो रिस्क के बीच में। तो ऐसे लोग ज़्यादातर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो भी कौन से? गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स बॉन्ड्स, या रिनाउंड मशहूर कॉरपोरेट बॉन्ड्स,
जिनकी मार्केट में वैल्यू हो। जैसे इंडिया में है टाटा और अंबानी, ये रिनाउन है ना, इनके ये अगर अपनी तरफ से बॉन्ड इशू करते हैं तो आप लोग क्या है आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग रिनाउंड है, मशहूर हैं। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आती है और अपनी फाइनेंसिंग को अपने लिए पैसे जमा करने के लिए वो बॉन्ड्स इशू करती है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि आगे हमें करना क्या चाहिए, शुड वी इन्वेस्ट इन न्यू कंपनी और नॉट। और मेरी सजेशन भी यही है कि कभी भी ऐसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं करना जिसके बारे में बैक पर आपको इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हाई रिस्क। हाई रिस्क कौन से होते हैं? स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ठीक है। आजकल के दौर में आप बिटकॉइंस वगैरह भी कह सकते हो। अच्छा, वर्चुअल करेंसी, स्टॉक मार्केट, पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब तो समझ लें, तरीका तो आपको बाद में पता चलेगा ना। पहले इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके कितने मौजूद हैं, पहले अपने कंट्री में तो पैसे लगा के देखें। आपके पास, आप भी कोई अंबानी फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या जो डायरेक्ट अफ्रीका में करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, पहले आप अपने कंट्री में करेंगे जहाँ आपको श्योरिटी होगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का बैकअप होगा, वहीं पर करेंगे ना बेटा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पैसे हैं, पैसे के कोई भी हराम के थोड़ी कमाता, सबकी मेहनत की कमाई होती है। तो उससे इतनी बड़ी बड़ी किताबें क्यों बड़ी हैं या आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपने रिसर्च वर्क के दौरान ये चीज़ देखी है कि काफ़ी लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जिनके पास पैसे होते हैं, पता ही नहीं होता किस राह जाएं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आप कौन सी, आप डायरेक्टली अपने कंट्री को छोड़ के दूसरी इकॉनमी में जाएंगे तो ये निहायत ही फुलिश बात है अभी फिलहाल, ठीक है। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट कौन सी होती है? जिसमें कॉटन वगैरह के, कॉटन वगैरह में या वीट में जो आपके कंट्री की इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, सॉरी, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। वर्चुअल करेंसी जो आजकल चल रही है, बिटकॉइन या कुछ और, ये सब क्या है? हाई रिस्क वाली हैं। फिर मैं यही कहूँगी कि जब आपके पास हाई रिस्क को बर्दाश्त करने का स्टेमिना ना हो या आपके पास सरप्लस मनी ना हो, तो आप हाई रिस्क में नहीं जा सकते। वो होते हैं सीनियर सिटीजन्स, या यूँ कहें जो मिडिल एज के लोग होते हैं, 45, 50 या 60 के करीब, या जिनके रिटायरमेंट के पैसे आते हैं, वो रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि उनको कंफर्मेशन नहीं होती कि मैं जो पैसे हो वो अगर ऐसी जगह पे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, अगर उसमें से रिटर्न ना आया तो मेरे अगर ओरिजिनल पैसों को भी नुकसान पहुँच गया तब क्या होगा? तो लो रिस्क वाले कौन से लोग होते हैं? अब मैं यहाँ लिख के बताऊँ आपको, कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं। लो रिस्क में कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं? लो रिस्क में आपके आते हैं सीनियर सिटीजन्स, रिटायरीज जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, या मिडिल एज लोग। मिडिल एज पता है ना आपको, 40 प्लस या 45 प्लस। तो वो रिस्क ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर खुदा ना खास्ता उनके प्रिंसिपल को नुकसान पहुंच गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मीडियम रिस्क में कौन आ जाता है? 30 प्लस, ठीक है। मीडियम रिस्क वाले क्या करते हैं? अगर उनका दिल चाहता है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर सकते हैं या बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हो, ठीक है, ताकि उनको ये एतबार हो कि उनका प्रिंसिपल लॉस नहीं होगा। और ये भी कर सकते हैं कि वो बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी पूरा एक वीडियो बनाया, वो भी आप जाके वॉच कीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम रिस्क वाले कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में प्लस बॉन्ड्स, क्योंकि ये दोनों मिलकर इनको फिक्स्ड इनकम देते हैं मंथली, ठीक है। अगर किसी के पास इस तरह के पैसे आए हों कि उसके बाद उस बेचारे या बेचारी के पास दोबारा पैसे आने की जल्दी से आवश्यकता ना हो, तो वो क्या करते हैं, या तो बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और जो जिनको हर महीने एक मतलब बिल्कुल कम भी रिटर्न नहीं, क्योंकि इसका रूल ये होता है लो रिस्क अगर आप अफोर्ड कर रहे हो ना तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, यानी प्रॉफिट भी कम मिलेगा। और अगर आप मीडियम रिस्क ले रहे हो तो जाहिर सी बात है, द मोर यू आर रिस्क टेकर द मोर यू आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव द रिटर्न। तो मीडियम रिस्क वाले को लो रिस्क वाले से थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा।
इसीलिए वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाई रिस्क वाले जैसे कि मैंने बताया, ये छोटे उम्र के लोग, ये समझ लो अडल्ट 18+, जिनके पास अम्मा अब्बा का बहुत पैसा होता है। ठीक है, और कौन से लोग होते हैं? जिनको आइडिया होता है, शौक होता है, मतलब गैम्बलिंग का, गैम्बलिंग कह लें या स्पेक्यूलेशन कह लें। स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग तो एक तरह से जुर्म कहलाता है। स्पेक्यूलेशन होती है कि मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए अगर कोई बंदा ये कहता है कि अभी कंट्री में ये सूरत हाल है, तो आने वाले दिनों में मार्केट मजीद गिरेगी, तो स्पेकुलेशन के मुताबिक अगर तुम्हारे पास स्टॉक है शेयर्स का, तो वो सेल कर दो, क्योंकि ये हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, ज़रा देखें। देखें, नंबर 1, लो रिस्क अगर आपने उठाया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, तो आपको रिटर्न भी क्या मिलेगा? लो। अगर आपने मीडियम रिस्क लिया, तो आपको रिटर्न रिटर्न को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, आपकी ज़बान में। और अगर आपने हाई रिस्क लिया, तो आपको हाई रिटर्न। तब आपको समझ आया कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इतने उतावले क्यों होते हैं, जब उनको सिर्फ हाई रिटर्न की तरफ ध्यान होता है। ये भूल जाते हैं कि हम रिस्क भी तो हाई ले रहे हैं। जब ज़्यादा रिस्क लेंगे, आई एम फ्रॉम सरहद पार नॉर्थ ईस्ट आसाम, यू माइट हर्ड एनीवेयर इट्स नाइस, रिटर्न तो हाई मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी हाई उठाना है। ठीक है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट की वर्किंग देखें, वो होती कैसे है। स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? डे ओपन, डे क्लोज। दिन की शुरुआत में ओपन कोट आती है, दिन की एंड में क्लोजिंग कोट आती है। फॉर एग्जांपल, एक शेयर की क्लोजिंग ओपन कोट है 100, क्लोजिंग कोट हुई उसकी 150, मतलब पूरे दिन में 50 रुपए क्या हुआ, नेट इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर यही चीज उल्टी हो जाए कि डे ओपन पर वैल्यू, मतलब यहाँ की क्लोज अगले दिन की ओपन हो गई ना, ये फर्स्ट डे की बता रही हूँ या सेकंड, सेकंड डे यहाँ की क्लोजिंग अगले दिन की ओपनिंग, और डे क्लोज पर या एंड पर वो हो जाती है 120। तो अब यहाँ पर कितने का लॉस हो गया आपको? -30 लो, यहाँ प्रॉफिट। समझ आई किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करती है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि क्यों क्यों ये आप अंदाजा करें, ये एक एक शेयर का प्राइस है। अब आप मल्टीप्लाई करते रहें। पहले दिन 100 रुपए थे फॉर एग्जाम्पल एक शेयर के, टाटा कंपनी के। फिर डे के एंड पर जो क्लोजिंग टाइमिंग होती है, टाटा कंपनी के हो गए 150, तो एक शेयर पे आपको 50 रुपए। अगर तो आपके पास एक के बदले 100 शेयर हैं, कितने हैं? 100 शेयर टाटा कंपनी के, तो सुबह में उसकी वर्थ कितनी थी? 10,000 रुपीज, राइट। और डे एंड पर जब वो 150 हो गए, तो उसकी वर्थ कितनी हो गई? 15,000, ठीक है, रुपीज। तो नेट इंक्रीज कितना हो गया? 5,000 रुपीज। यानी ये तो मैंने 100 शेयर से बताया। ये जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ये 100 वो शेयर नहीं लेते, फिर ज्यादा लेते हैं। यानी अगर आपने 100 शेयर लिए, तो आपको 5,000 का एक ही दिन में फायदा हो गया। ठीक है, ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन अब पहले दिन का डे क्लोजिंग अगले दिन की क्या कहलाएगी? ओपनिंग। अभिषेक, कैसे हैं आप? थैंक यू अभिषेक।
राधे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज कर देते हैं। लोगों के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में पैसा फ्लो बहुत कर रहा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ा देती है, ताकि लोग उधार ले लेकर फाइनेंसिंग कर करके अब मजीद पैसों को मार्केट में ना छोड़ें, इसके मजीद महंगाई हो सके। तो ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब खुशहाली का टाइम आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन कम हो रही होती है तो इंटरेस्ट रेट को भी कर देती है, और लोगों को प्रमोट करती है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है। तो डू वॉच माय मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड वीडियो। एंड राइट नाउ तो ये सारे काम कौन कर रहा है, स्टेट बैंक। और इसके अलावा लैंडिंग रिलेटेड, ऑपरेशंस रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, जितनी भी बैंकिंग चैनल्स में, कमर्शियल बैंक में या एग्रीकल्चर बैंक में जो भी काम हो रहा है, उन सबको गाइडेंस कौन देता है, वहाँ का सेंट्रल बैंक। ठीक है, आपके कंट्री में जो भी सेंट्रल बैंक है। थैंक यू। आप कहाँ से